हेलो एंड वेलकम टू लीगल सिनेरियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा आज का लेसन का टॉपिक है आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस लेसन में हम देखेंगे आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जानेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या है, जानेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी क्या है, और इसी के साथ देखेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी को आर्टिकल 13 में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे आर्टिकल 13 में इंस्क्राइब है, कैसे आर्टिकल 13 से इन दोनों डॉक्ट्रिन को निकाला गया है, कैसे इन डॉक्ट्रिन का एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे। 3 केसेस जानेंगे, केशव महाजन मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस जानेंगे, उसी के साथ बीकाजी नारायण थाकरास वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस और स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस श्री अंबिका मिल्स लिमिटेड का केस। डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी का भी एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे और जानेंगे स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एफएन बलसारा का केस। थर्ड टॉपिक रहेगा हमारा क्या फंडामेंटल राइट्स को वेव किया जा सकता है, उसी के साथ जानेंगे बशेश्वर नाथ वर्सेस सीआईटी का केस। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या होता है और कैसे ये पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। फिर हम लास्ट टॉपिक हमारा होगा कि पार्लियामेंट है जो वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड या रिपील मॉडिफाई कर सकती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 बाय अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। 3 बहुत ही फेमस केस देखेंगे, इसी के साथ शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस जानेंगे, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस जानेंगे और उसी के साथ केशवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस जानेंगे। मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था 26 जनवरी 1950 में, तो आर्टिकल 13 की सिर्फ 3 ही क्लोज हुआ करती थी, आर्टिकल 13 क्लोज 1, 13 क्लोज 2 एंड 13 क्लोज 3। जो 13 क्लोज 4 आप देख रहे हैं वो अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन से आई थी और वो ईयर 1972 में आई थी। तो अभी प्रेजेंटली हम पहली 3 क्लोज को देखेंगे। क्लोज फर्स्ट जो है आर्टिकल 13 की, वो बोलता है कि ऑल लॉज इन द फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कमेंस हुआ था 26 जनवरी 1950 से, तो उससे पहले जो लॉ फोर्स में थे, इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। दिस पार्ट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक, जो कि फंडामेंटल राइट का पार्ट है। इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट शैल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड। ये बताता है कि जो लॉ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से पहले इंडिया में फोर्स में थे, उन लोगों का वो वाला पार्ट जो फंडामेंटल राइट के पार्ट से इनकंसिस्टेंट है या उनके खिलाफ है, उतना पार्ट जितना फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है, खिलाफ है, इनकंसिस्टेंट है, कॉन्ट्रावीन में है, वो वाला पार्ट सिर्फ वॉइड हो जाएगा। पूरा का पूरा लॉ वॉइड नहीं होगा, सिर्फ उतना पार्ट वॉइड होगा टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी। जितना इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से, वही सिर्फ वॉइड होगा। आर्टिकल 13 क्लोज 2 बोलती है द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ व्हिच टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट एंड एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज शैल टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन बी वॉइड। जो आर्टिकल 13 क्लोज 1 है वो अप्लाई होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो कानून बनाए गए थे, लेकिन आर्टिकल 13 क्लोज 2 में वो वाले लॉ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद लॉ बनाए गए हैं। तो वो लॉ भी जितना जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बनाए गए हैं, अगर वो जितना इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के पार्ट से या फिर कॉन्ट्रावीन है, विरुद्ध है, तो वो सिर्फ पूरा का पूरा लॉ खत्म नहीं होगा, वॉइड नहीं होगा, सिर्फ उतना जितना वो टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, मतलब जितना वो इनकंसिस्टेंट है सिर्फ उतना वॉइड हो जाएगा। इन्हीं 2 क्लोज की वजह से आई थी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। अब हम जानेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या होती है और उसको कैसे आर्टिकल 13 से इंटरप्रेट किया गया था। आपको पता है, मान लीजिए सोलर एक्लिप्स के एग्जांपल देता हूँ। जब एक्लिप्स होता है तो उसके सामने कोई मून आ जाता है, तो इतना मान लीजिए पार्ट है, उसमें डार्कनेस आ जाती है क्योंकि बीच में है जो सूरज के बीच में और अर्थ के बीच में मून का पार्ट आ जाता है।
और इतने पार्ट में एकदम सही से रोशनी जाती है, ये एक्लिप्स होता है। तो एक्लिप्स का प्रेजेंट हम आर्टिकल 13 से हम दो कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। पहला कि जितने एरिया में डार्कनेस नहीं है वो वाला पार्ट एकदम सही है, ऑल राइट है, वो तो सही है। और जितने पार्ट पे डार्कनेस है वो डार्कनेस परमानेंट नेचर की नहीं है, वो हमेशा डार्कनेस नहीं रहेगा। जैसे ही बीच में जो ऑब्जेक्ट उसकी डार्कनेस का कारण है, जैसे ही वो ऑब्जेक्ट चला जाएगा और ये डार्कनेस हट जाएगी। ये दो इन्फेरेंसेस है जो मैंने यहाँ से ड्रॉ की, और इसी इन्फेरेंस को हम अप्लाई करेंगे आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लोज 1 और 2 में। हमने देखा आर्टिकल 13 क्लोज 1 और 2 में कि टू दी एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड, इसका मतलब जो पार्ट इनकंसिस्टेंट लॉ का नहीं है, चाहे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बात कर लो या फिर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात कर लो, अगर वो इनकंसिस्टेंट नहीं है फंडामेंटल राइट से तो एकदम वेल एंड ऑल राइट है, वो कंटिन्यू टू एनफोर्स होंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लॉ का वो वाला पार्ट जो इनकंसिस्टेंट है वो वॉइड होगा। यहाँ वॉइड का क्या मतलब है, ये दूसरा इंटरप्रिटेशन है। वॉइड के दो मतलब हो सकते हैं। वॉइड का पहला मतलब हो सकता है कि भैया जैसे ही वो इनकंसिस्टेंट हुए वो हमेशा के लिए खत्म हो गए, नल हो गए, हमेशा, मतलब स्टैट्यूट बुक से ही गायब हो गए। लॉ जो इनकंसिस्टेंट है वो जीरो हो गया, वो कभी भी लागू नहीं होगा। अगर आपको लागू करना है तो दोबारा कानून बनाइए। एक मतलब ये हो सकता है कि नहीं जी, लॉ खत्म तो नहीं होगा लेकिन लॉ अनएनफोर्सेबल हो जाएगा, एनफोर्स नहीं होगा। लेकिन जैसे ही जो चीज इनकंसिस्टेंट उसको कर रही है, जो फंडामेंटल राइट उनको इनकंसिस्टेंट कर रहे हैं, वो फंडामेंटल राइट किसी वजह से इनकंसिस्टेंट अब नहीं कर रहे, मान लो अमेंडमेंट आ गया, कुछ हो गया, चेंज हो गया, तो दूसरा मतलब ये हो सकता है वॉइड का कि भैया जैसे ही वो ऑब्जेक्ट गया या फंडामेंटल राइट जो इनकंसिस्टेंट थी वो रिमूव हो गई, तो ऑटोमेटिकली लो है वो जो वाला पार्ट था इनकंसिस्टेंट वाला, वो वापिस से ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाएगा। मतलब कि वो कभी खत्म नहीं हुआ था, सिर्फ वो पड़ा हुआ था, लेकिन वो एक डोरमेंट सिचुएशन में पड़ा हुआ था। जैसे ही कोई इनकंसिस्टेंसी चली गई वो अपने आप जिंदा हो गया, दोबारा से कानून पास करने की जरूरत नहीं है। अब देखेंगे वॉइड का मतलब इंडिया की कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा वाला वॉइड का मतलब निकाला आर्टिकल 13 से रिलेटेड। तो हम देखते हैं नेक्स्ट, मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, हम देखेंगे केशव माधन मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस। केशव माधन मेनन जी जो एपेलेंट थे वो सेक्रेटरी थे पीपल्स पब्लिशिंग हाउस लिमिटेड के, पब्लिशिंग प्रेस के। उनको अरेस्ट किया गया ऐसे लॉ के अंडर जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले आ रखा था। उस लॉ का नाम था इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट 1931। उन्होंने पैम्फलेट उर्दू में पब्लिश कर दिया था, रेलवे मजदूरों के खिलाफ नई साजिश, और उनके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रखी थी। और इसी बीच में प्रोसीडिंग चलने के बीच में ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो इंडिया का 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स में आ जाता है। तो उन्होंने कंटेंशन बीच में ये रेज किया कि आप, जैसा कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को आ चुका है, तो अकॉर्डिंगली आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो मेरा जो लॉ इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट है, वो मेरे फंडामेंटल राइट को जिसके अंडर मुझे प्रोसिक्यूट किया गया है, वो मेरे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। इसीलिए जो मेरे खिलाफ प्रोसीडिंग कॉन्स्टिट्यूशन से पहले इनिशिएट हो रखी थी, उन प्रोसीडिंग को बंद करना चाहिए और मुझे बाइज्जत बरी कर देना चाहिए। तो इशू ये फ्रेम किया सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या जो आर्टिकल 13 है उसका मतलब ये है कि वो ही लॉ सिर्फ उन लोगों के लिए वो लॉ वॉइड होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में आने के बाद अगर वो लॉ अप्लाई हो रहा है तो, लेकिन वो लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन से आने से पहले ही अप्लाई हो गया, क्या उनको भी वॉइड किया जाएगा? इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो क्या आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग रेट्रोस्पेक्टिवली भी आर्टिकल 13 को अप्लाई करना है या सिर्फ
प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन होगा। केशव माधव मेनन जी ने कंटेंट किया कि देखिए जी, अगर आपका मतलब ये है कि सिर्फ आर्टिकल 13 के अंडर वही लॉ वॉइड होंगे उन लोगों के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद वो लॉ जहां अप्लाई हो रहा है उन लोगों के लिए वॉइड होगा, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले ही लॉ किसी के पे अप्लाई हो गया तो उन पे वॉइड नहीं किया जाएगा। तो केशव माधव मेनन जी का कंटेंशन है कि वो तो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो जाएगा। कि एक तरफ आप बोल रहे हैं कि वो लोगों के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में आने के बाद अगर किसी ने कुछ किया है तो वो लॉ अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो फंडामेंटल राइट वायलेट करता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से आने से पहले आपने जो कुछ कर रखा है वो तो अप्लाई रहेगा और वो लॉ कंटिन्यू टू अप्लाई रहेगा। आर्टिकल 13 उस पर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो आपने कॉन्स्टिट्यूशन से आने से पहले किया और आर्टिकल 13 का रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन का कोई इंटेंशन नहीं है, तो वो तो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या कहा कि आप जो कह रहे हो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो जाएगा। स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब तक नहीं हम मान सकते जब तक लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उस स्पिरिट जो आपने कहा ऐसी स्पिरिट है उसको सपोर्ट करे। अगर जब सपोर्ट करेगा आपकी स्पिरिट को लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तब हम मान लेंगे कि हाँ जी स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी यही है। बट सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं देखिए जी, आर्टिकल 372 जो आर्टिकल है उसमें क्या लिखा है कि जी प्रेसिडेंट है, उनके पास पावर है, रिपील कर सकते हैं, वो मॉडिफाई कर सकते हैं एग्जिस्टिंग लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशन से आने से पहले जो लॉ है उनको रिपील मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंगली अप्लाइंग द 367 आर्टिकल, और आर्टिकल 367 कहता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए कुछ डेफिनेशंस हैं उनको चाहिएंगी जब सुप्रीम कोर्ट को, तो जनरल क्लोज एक्ट है वो अप्लाई होगा उस टेंस में। और जनरल क्लोज एक्ट उस टाइम बोलता था रिपील जहां भी वर्ड यूज होगा उसका मतलब ये होगा किसी दिन रिपील हुआ है उसके बाद वो नहीं अप्लाई होगा। लेकिन जिन लोगों पे रिपील से पहले लॉ अप्लाई हो चुका है, प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुके हैं, तो उन पे वो रिपील का इफेक्ट नहीं होगा, मतलब कि उनके खिलाफ प्रोसीडिंग कंटिन्यू रहेगी चाहे लॉ रिपील हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका मतलब स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी यही है कि जहां रिपील हो जाता है तो जो लोग रिपील से पहले जिनके खिलाफ लॉ अप्लाई हो चुका है उनके खिलाफ तो कंटिन्यू रहेगी। और ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज से ही पता लगा, इसका मतलब ये फॉरेन नहीं था, अननोन नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी स्पिरिट। कॉन्स्टिट्यूशन चाहता था जो लोग रिपील हो चुका है अब से नहीं अप्लाई होगा, लेकिन जिन लोगों पे अप्लाई हो रखा है उनका तो प्रोसीडिंग कंटिन्यू रहेगा। फिर दूसरा रीजन जो दिया सुप्रीम कोर्ट ने, आप ये बोला कि देखिए जी एवरी स्टैट्यूट होता है, कोई भी लॉ होता है उसमें एक प्राइमा फेसाई मान लिया जाता है कि कोई भी लॉ का ऑपरेशन है वो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर होगा ना कि रेट्रोस्पेक्टिव होगा, अनलेस इट इज एक्सप्रेसली और बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन मेड टू हैव रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। जब तक एक्सप्रेसली ये नहीं कह दिया जाता कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली भी अप्लाई होगा तब तक वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होता, सिर्फ प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 13 में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आर्टिकल 13 को रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन देने का इनका इंटेंशन है। एंड फर्दर बताया कि आर्टिकल 13 क्लोज 1 does not in terms make the existing law inconsistent with the fundamental right, void ab initio or void for all other purposes, rather only to the extent of such inconsistency। और दूसरा बताया, देखो मैंने आपको अभी बताया आर्टिकल 13 का मतलब जो हम डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स की बात करते हैं उनमें मैं आपको बताया कि वॉइड का मतलब इंडिया की कंटेक्स्ट में ये है कि वो वॉइड हर चीज के लिए नहीं होगा, वो डेड नहीं हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, वो सिर्फ अनएनफोर्सेबल होगा क्योंकि इनकंसिस्टेंट है वो। लेकिन उसका दूसरा पार्ट जो इनकंसिस्टेंट नहीं है वो कंटिन्यू टू अप्लाई रहेगा। एंड सेकेंडली वो लॉ डेड तो नहीं हुआ, वो लॉ सिर्फ अनएनफोर्सेबल हुआ है। सो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, देखिए आपने इसका मतलब तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन से आने से पहले जो इन लोगों के अंदर जेल के अंदर है उनको भी बाइज्जत बरी कर देना चाहिए क्योंकि वो जेल के अंदर हैं और कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। आपका कंटेंशन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो ये लोग जो जिस लोग के अंदर वो उनको जेल की सजा काट रहे हैं
वो लोग तो फंडामेंटल राइट के खिलाफ हैं, तो उनको तो अब जेल से छोड़ देना चाहिए। इस हिसाब से तो बहुत सारे कैदियों को छोड़ना पड़ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का इंटेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का इंटेंशन इसका रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन देने का नहीं है, सिर्फ प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन देने का मतलब है। इसीलिए हेल्ड किया गया आपके खिलाफ जो प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुकी थी वो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद जो ये वाला लॉ फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है, तो ये लॉ वो कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद वॉइड हो जाएगा, लेकिन पहले वाले लोगों के लिए अप्लाई में रहेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का दूसरा केस बीकाजी नारायण धैकरास वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस। इसके अंदर हुआ यूं कि मोटर व्हीकल एक्ट था, और मोटर व्हीकल एक्ट था वो था, तो इस लॉ के अंदर ये था कि इनको पावर दी गई थी गवर्नमेंट को नॉट ओनली टू रेगुलेट और कंट्रोल द फेयर्स एंड राइट बट ऑल्सो टू टेक अप द एंटायर मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस इन मोनोपोली। मतलब कि जो मोनोपोली की गवर्नमेंट के अलावा कोई भी अगर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से निकाल दे तो गवर्नमेंट के अलावा कोई भी इस बिजनेस में मोटर जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस में काम नहीं करेगा, ये लो पावर देता था। और जैसे ही कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आया 26 जनवरी 1950 को, तो जो एक्ट था ये वाला जिसकी हम बात कर रहे हैं 1947 को, जो गवर्नमेंट ने अमेंड किया था, वो लॉ बोलता था कि मोनोपोली ले सकते हैं, और मोनोपोली का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट के अलावा कोई भी उस फील्ड में बिजनेस में नहीं आ पाएगा। तो जो जब जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आया तो ये वाला जो पार्ट है कि मोनोपोली में आ सकता है, वो वाला पार्ट आर्टिकल 19 के वायलेशन में था। और हमने आर्टिकल 13 में देखा अगर वो कोई भी पार्ट फंडामेंटल राइट के वायलेशन में होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का लॉ था, तो वो अकॉर्डिंगली आर्टिकल 13 क्लोज 1 वो जितना इनकंसिस्टेंट है वो वॉइड हो जाएगा। तो वो वॉइड हो गया। तो अब इसी के बाद क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ 1951 में। नेहरू जी ने पहला अमेंडमेंट किया 1951 में, और फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 19 को अमेंड कर दिया बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और एक नया क्लोज इंसर्ट कर दिया, और जिसमें लिख दिया, एक्सप्रेसली लिख दिया कि रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव दोनों अप्लाई होगा। और उसमें फंडामेंटल राइट में लिख दिया कि अब स्टेट गवर्नमेंट मोनोपोली क्रिएट कर सकता है किसी भी बिजनेस में। मतलब कि अब उन्होंने फंडामेंटल राइट को अमेंड करके पावर्स लिख दी कि भाई अब फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं होगा इस रीजन से कि वो मोनोपोली दे रहा है, तो मोनोपोली देना अलाउ हो गया फंडामेंटल राइट से। तो अब पेटिशनर का क्या कहना था कि पेटिशनर जब केस आया 1955 में, पेटिशनर का ये कहना था कि देखिए जो लॉ था वो एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज वॉइड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13, क्योंकि वो लॉ फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा था। और अकॉर्डिंग टू पेटिशनर वो लॉ डेड हो गया है, वो लॉ खत्म हो गया था। और अभी चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से मोनोपोली बाद में वापिस से अलाउ कर दी गई थी, फिर भी वो लॉ अप्लाई नहीं होगा अकॉर्डिंग टू पेटिशनर। पेटिशनर के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को दोबारा कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाला लॉ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट डेड हो चुका था। तो बोलता है कि अब मोनोपोली के लिए स्टेट ऑफ को दोबारा से कानून बनाना पड़ेगा, तब जाकर ये मोनोपोली बना पाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए, फिर से वही डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को बताया कि देखिए जी, अगर लो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोलिया कि देखिए आर्टिकल 13 क्लोज 1 और 2 में जो लॉ है वो वॉइड अब इनिशियो या नल नहीं हो जाता, वो सिर्फ अनएनफोर्सेबल हो जाता है क्योंकि इनकंसिस्टेंट है। लेकिन जैसे ही लिमिटेशन रिमूव हो जाएगी, इनकंसिस्टेंसी रिमूव हो जाएगी, इट ऑटोमेटिकली बिकम रिवाइव्ड और इफेक्टिव। मतलब कि इट कंटिन्यू टू अप्लाई फॉर ऑल अदर पर्पसेस। वो डेड नहीं हुआ, वो स्टैट्यूट बुक से गायब नहीं हुआ वो लॉ, क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट था, माना वो अनएनफोर्सेबल था, एनफोर्स नहीं हो रहा था क्योंकि आर्टिकल 13 लग गई थी। और बोल रहा है वो वॉइड है। वॉइड का यहाँ मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि वो डेड नहीं होगा, वॉइड अब इनिशियो नहीं होगा, नल नहीं होगा, लेकिन अनएनफोर्सेबल होगा।
और जैसे ही लिमिटेशन को रिमूव कर देंगे वैसे ही वो ऑटोमेटिकली इफेक्टिव हो जाएगा। यही तो एक्लिप्स है कि जो डार्कनेस होती है वो परमानेंट नेचर की नहीं होती, जैसे ही मून साइड में गया और अर्थ पे वापिस से रोशनी आ जाएगी, हमेशा के लिए अंधेरा नहीं होता। एक्लिप्स जैसे ही मूव किया वैसे ही वापिस से रोशनी ऑटोमेटिकली विदाउट एक्सटर्नल फोर्स के। तो जैसे ही उसी हिसाब से अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 उन्होंने बताया वॉइड अब इनिशियो नहीं होगा, सिर्फ अनएनफोर्सेबल होगा और ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाएगा। तो वो माना एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो इनकंसिस्टेंट था फंडामेंटल राइट से, वो वाला लो, तो वो इनकंसिस्टेंट था तो वो अनएनफोर्सेबल हो गया, ना कि वो वॉइड हो गया, अनएनफोर्सेबल हुआ। लेकिन जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में हुआ तो वो लॉ की इनकंसिस्टेंसी रिमूव हो गई, क्योंकि मोनोपोली जो गवर्नमेंट ने परमिट कर दी थी फंडामेंटल राइट को अमेंड करके, तो अब इनकंसिस्टेंसी चली गई, तो ऑटोमेटिकली जो लॉ है वो रिवाइव हो गया क्योंकि इनकंसिस्टेंसी को रिमूव कर दिया गया। तो अब पिटिशनर ये नहीं कह सकता कि लॉ को वापिस से बनाना पड़ेगा मोनोपोली के लिए, नहीं, वो लॉ अपने आप रिवाइव हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाई हो गई थी। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस श्री अंबिका मिल्स लिमिटेड। स्टेट ऑफ बॉम्बे 1960 में बाइफरकेट हो गया, दो स्टेट्स बन गए, महाराष्ट्र और गुजरात। गुजरात गवर्नमेंट ने बॉम्बे लेबर वेलफेयर अमेंडमेंट एक्ट किया। उस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट ए फंड, स्टेट गवर्नमेंट एक फंड बनाएगी लेबर वेलफेयर फंड, और वो लेबर वेलफेयर फंड का पैसा कहां से आएगा, वो वहां से आएगा जिन जगह कॉरपोरेशन में जो एम्प्लॉयर है उन्होंने एम्प्लॉय को उनकी सैलरी जो ड्यू हुई थी वो 3 साल तक नहीं दी, और एम्प्लॉयज ने भी वो सैलरी जो ड्यू है 3 साल से उनको किसी कोर्ट में क्लेम नहीं किया, तो वो वाला पैसा गवर्नमेंट ले लेगी अपने पास, और फिर 3 से 4 साल गवर्नमेंट भी देगी एम्प्लॉइज ताकि क्लेम कर ले वो पैसा। अगर फिर भी एम्प्लॉय क्लेम नहीं करता है तो वो गवर्नमेंट उस पैसों को लेबर के वेलफेयर के लिए यूज करेगी। ठीक है, तो श्री अंबिका मिल्स लिमिटेड जो कि रिस्पोंडेंट थे उन्होंने चैलेंज कर दिया कि इट वायलेट्स माय फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19। तो अब मैं आपको एक बात बता दूं कि आर्टिकल 19 है ना जो फंडामेंटल राइट, वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, नॉन सिटीजन्स के लिए नहीं है। कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऑल पर्सन के लिए एप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो सिटीजन है नहीं है, पर्सन चाहे वो फॉरेनर है उसको भी वो फंडामेंटल राइट इंडिया में मिलता है। लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, एंड आर्टिकल 19 वैसा फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ सिटीजन के लिए मिलता है। अब आर्टिकल 19 को पढ़ेंगे तो लिखेगा स्टेट शैल नॉट डिनाई इट्स सिटीजन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू मूवमेंट, फ्रीडम टू बिजनेस एंड ऑल। तो अब जब जैसे ही श्री अंबिका मिल्स लिमिटेड ने चैलेंज किया कि जी आर्टिकल 19 मेरा है जो वायलेट कर रहा है ये वाला लो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला चलो अज्यूम करते हैं कि ये वाला लो है वो आर्टिकल 19 है, वो वायलेट करता है सिटीजन्स का एम्प्लॉयर, सिटीजन्स एम्प्लॉयर और सिटीजन्स एम्प्लॉय का। बट बोलता है सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि रिस्पोंडेंट कंपनी क्या क्लेम कर सकती है कि लॉ वॉइड एज अगेंस्ट नॉन सिटीजन एम्प्लॉयर, क्योंकि मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 क्लोज 2 मैंने आपको बताया वो लॉ का वो वाला पार्ट ही वॉइड होगा जो वाला पार्ट इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स। अगर मान लेते हैं कि वो लॉ का पार्ट वॉइड था सिटीजन्स को लेके, सिटीजन्स एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को लेके, लेकिन वो लॉ नॉन सिटीजन के पास तो वो फंडामेंटल राइट है ही नहीं आर्टिकल 19, और आप कह ही नहीं सकते वो आर्टिकल 19 को वायलेट कर रहा है एज रिगार्ड टू नॉन सिटीजन, क्योंकि नॉन सिटीजन के पास तो आर्टिकल 19 है ही नहीं, क्योंकि आर्टिकल 19 सिटीजन्स को मिलता है। तो आप, और ये प्रूव है कि जो कंपनी होती है वो सिटीजन नहीं होती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जजमेंट दी, कंपनी इज नॉट ए सिटीजन, कंपनी इज ए पर्सन। तो ये वाला जो फंडामेंटल राइट है कंपनी के लिए नहीं है। सो उस टाइम
रूल भी चलता था लोकस स्टैंडाई का कि जो अफेक्टेड पार्टी है, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल राइट वाली वीडियो में बताया कि सिर्फ अफेक्टेड पार्टी क्लेम कर सकती थी फंडामेंटल राइट, उस टाइम यही चलता था। तो बोलते हैं कि देयरफॉर नो फंडामेंटल राइट अंडर दैट आर्टिकल कैन बी क्लेम्ड बाय नॉन सिटीजन एंड इट वाज हेल्ड even though a law which is inconsistent with the fundamental right under article 19 would become void after the commencement of the constitution, but law would still continue to enforce in so far as non-citizens are concerned. Expression to the extent of the contravention in article 13 clause 2 means the part of the law which contravene the fundamental right would alone be void and not the other part which do not contravene. फिर यहाँ से वही अप्लाई हुआ कि मान लिया सिटीजन के खिलाफ अज्यूम कर लेते, लेकिन आप तो सिटीजन हो ही नहीं, आपका तो फंडामेंटल राइट वायलेट ही नहीं हो, मतलब आपके लिए वो लॉ एप्लीकेबल होगा और बाकियों के लिए, सिटीजन के लिए मान लेते हैं कि वो लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स बात की तो बोला आपके पास कोई राइट नहीं है इस लॉ को चैलेंज करने के लिए, क्योंकि आप नॉन सिटीजन हो और नॉन सिटीजन पे वो लॉ अप्लाई होगा क्योंकि आपके पास कोई फंडामेंटल राइट नहीं था। अब डॉक्ट्रिन ऑफ सिवियरेबिलिटी की बात करते हैं। ये डॉक्ट्रिन भी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स से रिलेटेड है। कैसे? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स बोलता है कि जो वाला पार्ट फंडामेंटल राइट के खिलाफ होगा वो तो वॉइड होगा और जो नहीं होगा वो वैलिड रहेगा, कंटिन्यू टू एनफोर्स रहेगा। तो एक डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाई करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ सिवियरेबिलिटी को अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि वो वाले पार्ट को अलग करना पड़ेगा। अगर मान लो कोई पार्ट है वो अलग ही नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए कोई लॉ है, वो लॉ का कुछ पार्ट है वो वॉइड कर रहा है, लेकिन वो वाला पार्ट फंडामेंटल राइट को जो वो इनकंसिस्टेंट है, फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, वो वाला पार्ट बाकी पार्ट से अलग ही नहीं हो पा रहा है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाई नहीं होगी और इसका मतलब वो पूरा का पूरा लॉ ही वायलेट कर रहा है, क्योंकि वो अलग तो हो नहीं पा रहा, तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा लॉ ही वॉइड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर लॉ का कुछ पार्ट जो वॉइड कर रहा है, फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, वो सीवियर हो सकता है, बाकी के पार्ट से अलग हो सकता है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाई होगी और सिर्फ वही वाले पार्ट को है वो वॉइड करेगी, बाकी पार्ट एनफोर्स में रहेगा। एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, अच्छे से समझ आएगा। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा का केस हुआ क्या कि देखिए रेस्ट्रिक्शन इंपोज की गई एक लॉ से, बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट। क्या रिस्ट्रिक्शन थी कि टू एक्वायर, होल्ड, पोजेशन, सेल, यूज, कंजप्शन ऑफ लिकर, वाइन, बियर, टोडी एंड ऑल लिकर्स कंटेनिंग एल्कोहल। मतलब कि आपके पास पोजेशन, सेल, यूज, कंजप्शन लिकर की नहीं कर सकते, या फिर कोई भी लिकर जो अल्कोहल कंटेन करता है। सो हुआ क्या, इट इंक्लूडेड विद इन द एक्सप्रेशन ऑल लिकर्स कंटेनिंग अल्कोहल। तो जो एक्सप्रेशन है ऑल लिकर्स कंटेनिंग अल्कोहल, ये वाला, इसका मतलब तो ये है कि टॉयलेट, मान लीजिए हार्पिक है, हार्पिक में भी लिकर होता है। मान लीजिए एक मेडिसिन है कफ की, उसमें भी अल्कोहल होता है, हार्पिक के अंदर अल्कोहल होता है। तो इस लॉ के अंदर तो फिर आप जो है मेडिसिन लेना भी गुनाह हो गया, क्योंकि वो भी अल्कोहल कंटेन करता है। हार्पिक लगाना भी गुनाह हो गया, हार्पिक को परचेज करना भी गुनाह हो गया, क्योंकि उसमें अल्कोहल है। सो क्वेश्चन ये था कि क्या पूरा का पूरा लॉ वॉइड हो जाएगा, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 19 को वो वायलेट कर रहा है। मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा कैसे वायलेट कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए जी, यहां डॉक्ट्रिन ऑफ सिवियरेबिलिटी अप्लाई हो जाएगी, और डॉक्ट्रिन ऑफ सिवियरेबिलिटी अप्लाई हो जाएगी तो मतलब बाकी का जो पार्ट है, टू एक्वायर, होल्ड, पोजेशन, सेल, यूज एंड कंजप्शन ऑफ लिकर, वाइन, बियर, टोडी, ये तो वैलिड है। सिर्फ इतना वाला पार्ट है जो ऑल लिकर कंटेनिंग अल्कोहल, ये सिर्फ वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19, और इस वाले पार्ट को बाकी के पार्ट से इजीली सीवियर भी किया जा सकता है, इजीली अलग भी किया जा सकता है। तो सिर्फ ऑल लिकर कंटेनिंग अल्कोहल को ही वॉइड किया जाएगा बाय यूजिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ सिवियरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ द एक्लिप्स। सो ये एग्जांपल है।
नाउ हम बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को वेव किया जा सकता है। मैं आपको पहले बता दूं कि मान लीजिए हमारे पास फंडामेंटल राइट है राइट टू लाइफ का, कि हमारे पास राइट टू लाइफ का एक फंडामेंटल राइट। अगर फंडामेंटल राइट को वेव किया जाए तो हम तो कहेंगे कि हमारे पास फंडामेंटल राइट है राइट टू लाइफ का, हम अपने राइट टू लाइफ को वेव कर रहे हैं जी, हम तो सुसाइड से मरेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। या फिर मान लीजिए मैंने किसी के साथ एग्रीमेंट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, मैंने बोला कि यस आई विल वेव माय फंडामेंटल राइट, तो बाद में वो मेरे से कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा लेगा तो अपने फंडामेंटल राइट वेव करना चाहता है, और वेवर की डॉक्ट्रिन अगर अप्लाई होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो बाद में मैं उससे क्लेम नहीं कर सकता कि मेरा फंडामेंटल राइट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी क्वेश्चन पहुंच गया 1959 बशेश्वर नाथ वर्सेस CIT केस में। क्या क्वेश्चन पहुंचता है कि इस केस में हुआ क्या कि जो एपिलेंट थे वो उन्होंने टैक्स लाइबिलिटी से एस्केप किया। बाद में जब इनकम टैक्स अथॉरिटी के अंदर को पता चला तो उन्होंने एक सेटलमेंट की, और सेटलमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने जो है जितना पैसा बन रहा था उससे कम पैसे में सेटलमेंट की अकॉर्डिंग टू एक्ट में लिखा था कि सेटलमेंट हो सकती है। तो जब सेटलमेंट हो गई तो सेटलमेंट में लिखवा लिया कि अब आप इतना पैसा है तो बाद में आप कहीं भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ केस नहीं करोगे, कोई भी क्लेम नहीं करोगे, जो हो गया फाइनल सेटलमेंट हो गया, ना आपके पास पावर है बाद में केस करने की, अभी आप जितना ये क्लेम हुआ है सेटलमेंट हुआ उतने में थे। उन्होंने हाँ कर दी कि ठीक है जी मैं आज के बाद कभी क्लेम नहीं करूंगा। तो बाद में बशेश्वर नाथ को सेटलमेंट के बाद में पता लगता है कि जिस लॉ के अंदर मुझे सेटलमेंट हुई है वो लॉ फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। इन्होंने चैलेंज कर दिया कि इन्होंने बाद में है ना सेटलमेंट की टर्म्स पे मुकर गए। इन्होंने जो सेटलमेंट का पैसा भुगतान करने के लिए हामी भरी थी उन्होंने बाद में देने से मना कर दिया, बोले मैं तो केस करूंगा, फंडामेंटल राइट वायलेट करता है मेरा ये एक्ट। तो क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के पास जब पहुंचा तो उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है एपेलेंट जो रिस्पोंडेंट है अथॉरिटी CIT इनकम टैक्स वालों ने, उन्होंने चैलेंज किया कि जी एपेलेंट ने तो अपना फंडामेंटल राइट वेव कर रखा है, ये हमारे पास एग्रीमेंट और एग्रीमेंट में लिखा है कि ये हमारे खिलाफ आप कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं करेंगे और फंडामेंटल राइट भी वेव कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ बोला कि देखिए जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं भी एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली ऐसा नहीं लिखा है कि आप फंडामेंटल राइट वेव कर सकते हो। एंड सेकेंडली अगर कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट की बात की जाए तो अगर फंडामेंटल राइट वेव करना अलाउ कर दिया जाए तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है वो भी भंग हो जाएगी, खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने गरीब अमीर जिसको नॉलेज नहीं है, लेबर क्लास है विदा कोई नॉलेज नहीं है, इलिटरेट है, उनको भी फंडामेंटल राइट दिया है। और अगर डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर ऑफ फंडामेंटल राइट अप्लाई कर दिया जाए तो बड़े बड़े कॉर्पोरेटर्स, बिजनेसमैन, इन्फ्लुएंशियल लोग उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे और उनसे लिखवा लेंगे कि जी हम अपना फंडामेंटल राइट वेव कर रहे हैं, और वो तो उनको क्या पता इनके कॉन्सिक्वेंसेस, तो वो तो फंडामेंटल राइट जो वेव कर देंगे और बाद में उनको चैलेंज भी नहीं करने दिया जाएगा कि उन्होंने फंडामेंटल राइट वेव कर दिया। इससे होगा क्या कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है वो ही खत्म हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव यही है कि पूरा इंडिया चाहे किसी भी क्लास से बिलोंग करते उनके पास फंडामेंटल राइट होना चाहिए, और गरीबों को भी। अगर ऐसा कर दिया जाए तो बहुत पब्लिक पॉलिसी और कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट के अगेंस्ट चला जाएगा। एंड इट वाज हेल्ड कि इंडिया में डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर ऑफ फंडामेंटल राइट्स नहीं एप्लीकेबल होती। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या है? जुडिशियल रिव्यू की पावर यही है कि अगर कोई लॉ या फिर कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, आर्टिकल 13 बोल रहा है वो लॉ है जो वायलेट कर रहा है, ऑर्डर वायलेट कर रहा है, तो वो वॉइड हो जाएगा। तो इसी से जो कोर्ट के पास है, हायर कोर्ट जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उनके पास पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू आया कि कोई भी लॉ ऑर्डर अगर वायलेट करेगा फंडामेंटल राइट तो वो
उसको वॉइड कर देंगे, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, वो चेक करेंगे कि क्या ये फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसी से आई पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो हम कह सकते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 से आई। तो अब हम चलते हैं आर्टिकल 13 क्लोज 3 पे। ये कहता है इन दिस आर्टिकल अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर द लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मतलब बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूसेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब कि लॉ भी वायलेट नहीं कर सकता फंडामेंटल राइट, ऑर्डिनेंस भी नहीं कर सकता, ऑर्डर भी नहीं कर सकता, बाय लॉ भी नहीं कर सकता, एग्जीक्यूटिव के रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन भी नहीं वायलेट कर सकता। अगर करते हैं तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर होगी और वो आपके लॉ, ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन को वॉइड कर देंगे कोर्ट और वो वॉइड हो जाएंगे। ओरिजिनली ये 3 ही क्लॉज थी। अब क्वेश्चन आता है कि क्या पार्लियामेंट है वो अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368 बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो मैं आपको बताऊं कि जैसा कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 3 ही क्लोज थी और अभी हमने जो क्लोज 3 ऑफ द 13 पढ़ा उसमें कहीं भी वहां लिखा है लॉ नहीं वायलेट कर सकता, ऑर्डर नहीं वायलेट कर सकता, पर वहां ऐसा नहीं लिखा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी वायलेट नहीं कर सकता। तो शुरू में क्वेश्चन पहुंचा जब कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ, जो पार्लियामेंट है उन्होंने पहला अमेंडमेंट किया 1951 में। तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 में शंकरी प्रसाद जी ने चैलेंज कर दिया कि क्या पार्लियामेंट के पास पावर है बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट को मॉडिफाई, चेंज करने की। तो कोर्ट ने यहाँ क्या बोला कि देखिए आर्टिकल 13 में लिखा है कि लॉ फंडामेंटल राइट को नहीं वायलेट कर सकते, ऑर्डर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लिखा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी वायलेट नहीं कर सकता या अमेंड नहीं कर सकता। तो इसका मतलब, और सेकेंडली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे और सरप्राइजिंगली जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था 1951 में आफ्टर द कमिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वही मेंबर्स हैं जो पहले जब फर्स्ट अमेंडमेंट पास किया गया था तो वही लोग उस टाइम भी थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए आर्टिकल 13 में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी है वो अमेंड या वायलेट नहीं कर सकता, इसका मतलब जरूर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट को चेंज किया जा सकता है। तो इट वाज हेल्ड इन शंकरी प्रसाद कि यस पार्लियामेंट डू हैव अ राइट पावर टू अमेंड एंड रिपील मॉडिफाई द फंडामेंटल राइट्स, बट शर्त ये होगी कि वो ऑर्डिनरी लॉ से नहीं कर सकते बट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कर सकते हैं। ये हुआ। जब नेहरू जी को ये डिसीजन आया तो नेहरू जी बहुत खुश हो गए, और नेहरू जी खुश हो गए तो खुशी खुशी में 3, 4, 5 और 10 अमेंडमेंट और पास कर दिए। अमेंडमेंट पास कर दिए इस हालात की गोलकनाथ का एक लॉ बना दिया और उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन में प्लेस कर दिया और लिख दिया कि अगर किसी की जमीन भी छीन ली जाए गवर्नमेंट तो उसके पास कोर्ट में जाने की भी राइट या पावर्स नहीं है। तो गोलकनाथ को ब्रिटिशर्स ने जमीन दी थी पंजाब में 400-500 किला, और गवर्नमेंट ने उस जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था उसके अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग उसका जमीन छीन ली गई थी और लिख दिया था कि किसी के पास कोर्ट में जाने की भी अनुमति नहीं होगी। तो गोलकनाथ ने चैलेंज किया कि क्या जो पार्लियामेंट है, वापिस से चैलेंज यही क्वेश्चन है कि आप वापिस से रिव्यू कीजिए कि क्या पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की या फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की पावर है क्या। अब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि अगर ऐसा डिसीजन दे दिया जाए कि पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट की पावर है तो ये अमेंडमेंट करके पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को ही खत्म कर देंगे। ये तो कुछ भी बोल देंगे, इसका फंडामेंटल राइट नहीं है, इसकी जमीन ले लो, इसका घर छीन लो, उसकी तो लाइफ एंड लिबर्टी भी छीन लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर। तो यहाँ गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तगड़ी जजमेंट दी और बोलता है कि देखिए जी आर्टिकल 368 में क्या लिखा है
कि एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बी इनिशिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ बिल फॉर द पर्पस इन ईदर हाउस। मतलब कि आर्टिकल 368 बताता है अमेंडमेंट के लिए कर सकते हैं, मे बी इनिशिएटेड इन दी बिल, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं दोनों हाउस में, और दोनों हाउस के अंदर बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 एंड ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग एंड टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस से पास होना चाहिए। तो यहाँ बोलता है, यहाँ गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि यहाँ जो इस अंडर आर्टिकल 368 है, ये सिर्फ प्रोसीजर बता रहा है कि अमेंडमेंट होने का क्या प्रोसीजर होगा, बट पावर नहीं दे रहा है। और इट वाज हेल्ड कि फंडामेंटल राइट तो क्या, पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड करने की पावर्स नहीं है, सिर्फ प्रोसीजर बताया हुआ है, पावर्स तो दिया ही नहीं हुआ। इसका मतलब पार्लियामेंट ना तो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती। लेकिन हुआ क्या कि पार्लियामेंट ने विरोध जताते हुए इस डिसीजन को मानने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट के, और इंदिरा गांधी ने फिर से अमेंडमेंट करने स्टार्ट कर दिए। और इसी के अमेंडमेंट के साथ 1972 में जो आर्टिकल 13 की क्लोज 4 है, वो 1972 में इंदिरा गांधी जी ने अमेंड करके ये क्लोज भी इंसर्ट कर दी। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। मतलब कि लिख दिया, आर्टिकल 368 को भी अमेंड कर दिया कि इट गिव्स पावर, एक्सप्लिसिटली लिख दिया, प्रोसीजर नहीं पावर भी दे रहा है। और इसी के साथ आर्टिकल 13 क्लोज 4 में ये भी लिख दिया कि 13 के अंदर है जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया तो वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है। अब मामला वापिस से केशवानंदा भारती में फिर से एक केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास की अब एक और वापस रिव्यू कीजिए कि क्या पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की पावर है क्या नहीं। अब जो पेंडुलम था पहले केस में, शंकरी प्रसाद के केस में जो पेंडुलम था वो था कि पार्लियामेंट के फेवर में था, कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है। और गोलकनाथ में पेंडुलम एकदम दूसरी ओर शिफ्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला पार्लियामेंट के पास कोई पावर ही नहीं है, ना फंडामेंटल राइट अमेंड कर सकता, ना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती। तो पेंडुलम दूसरी तरफ, लेकिन और पार्लियामेंट ने मानने से इनकार कर दिया डिसीजन। अब जो सुप्रीम कोर्ट थी वो बहुत ही फिक्स में थी कि अगर इस तरफ भी डिसीजन दे दिया जाए तो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करके कुछ भी कर देंगे, और इधर कर दिया जाए तो पार्लियामेंट हमारी बात नहीं मान रही। केशवानंदा भारती केस में फर्स्ट टाइम पेंडुलम को बैलेंस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ भी अमेंड कर सकती है, बट दे कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो पार्ट जो बेसिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती। और स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो हम बताएंगे, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो हम बताएंगे। पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड करे पर बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं कर सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में बेसिक स्ट्रक्चर भी बताया कि रूल ऑफ लॉ बेसिक स्ट्रक्चर है, जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इन तीनों केसेस को मैं बाद में वापस से एलोबरेट करूंगा, अभी ये जस्ट ओवरव्यू देने के लिए था। और इन केसेस को मैं आर्टिकल 31A, 31B, 31C के अंदर डिस्कस करेंगे इस केस को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी विद मी, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।